जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में ऑडिट रिपोर्ट का हम एलिमेंट स्टडी करने जा रहे हैं, की ऑडिट मैटर। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? कल के लेक्चर में हमने ये सीखा कि ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के। सबसे अहम डॉक्यूमेंट ऑडिट रिपोर्ट है ऑडिट का। इसमें डिफरेंट पार्ट्स या सेक्शन या पैराग्राफ क्या क्या होते हैं, कल हमने सीखा था। ऐसा ही है? आपने रीड भी किया होगा। जो पैराग्राफ मैंने आपसे बोला था आपने याद भी किए होंगे। अब जो इस लेक्चर में, इस चैप्टर में बाकी के लेक्चर हैं हमारे 4-5 इनमें हम क्या सीखेंगे? इनमें एक एक पैराग्राफ, जो अहम वाले पैराग्राफ हैं उन पैराग्राफ को डिटेल में सीखेंगे हम। जो अहम वाले पैराग्राफ है उनको डिटेल में सीखेंगे। जैसे आपको याद होगा, अगर आप रीडिंग करके आए हैं कि रिपोर्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है की ऑडिट मैटर, याद है? हाँ, की ऑडिट मैटर। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि की ऑडिट मैटर जो है इसके बारे में डिटेल, क्या पैराग्राफ है, कब इंक्लूड किया जाता है रिपोर्ट में, इसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, वगैरह वगैरह ये चीजें। लेकिन की ऑडिट मैटर की तरफ जाने से पहले कल का जो लेक्चर था उसका क्विज हो जाए, लाइव क्विज, ताकि पता चले मुझे कि क्या आपको जो चीज सिखाई गई थी आपने वो सीख ली है, एग्जाम में कंसेप्ट को अप्लाई करने के काबिल हैं। स्टार्ट करें जी। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तैयार हैं तो बताइए। नहीं तैयार? आपकी आवाज तो ही निकल रही, इसका मतलब तैयार ही नहीं। आप तैयार हैं? चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। रिपोर्ट का टाइटल क्या दिया है? ऑडिटर्स कंप्लायंस रिपोर्ट। ये तो गलत है। टाइटल तो होना चाहिए शोनस रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। ये भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। शाबाश, करेक्ट, तकरीबन सबने ठीक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सारी इंफॉर्मेशन तो चीफ एग्जीक्यूटिव, सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन चीफ एग्जीक्यूटिव देता है, तो उसी को एड्रेस नहीं होनी चाहिए? किसको रिपोर्ट एड्रेस होनी चाहिए? अगर कभी वो आपको कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट ऐसा दे दे या ऐसी वर्डिंग लिख दे जिसमें एड्रेस किया गया हो चीफ एग्जीक्यूटिव को, एड्रेस किया गया हो डायरेक्टर्स को, तो आप उसको एज एरर आइडेंटिफाई कर लेंगे? यस सर। ओके। थर्ड क्वेश्चन। सिंपल। ओपिनियन पैराग्राफ में सिर्फ ओपिनियन नहीं आता, अदर इंफॉर्मेशन, कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी आती है। कौन सी इंफॉर्मेशन है? ढूंढे। हाँ जी, एंटिटी यानी कंपनी जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसका नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये तो आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क के मुताबिक बनती हैं। ऑडिटर ने अपने ओपिनियन सेक्शन में याद रखे, सिर्फ ये नहीं लिखना होता कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, सिर्फ ये नहीं लिखना।
बल्कि क्या लिखना है, एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड गिव, ये बात भी लिखनी होती है, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड दो फर्क है, एक में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक है, ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये भी बताया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है, और ये भी बताया जाए कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू है। इसके पीछे एक हिकमत है, ये क्यों लिखा जाए, क्या बाय डिफॉल्ट आईएफआरएस को मीट करना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू है? सवाल ज़हन में आता ही है। इसका जब रेयर केसेस ऐसे होते हैं, एक्सट्रीमली रेयर केसेस में, आपने शायद काउंटिंग में भी पढ़ा होगा, एक्सट्रीमली रेयर केसेस में सम टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट को चेंज करके ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव हो रही होती है। इसकी एक एग्जांपल थी, पता नहीं किस स्टैंडर्ड कार्बन आई 37 में, कि वो ये कहता है कि कंपनी के खिलाफ जितने भी लीगल केसेस हो ना, आपने उन सबको डिस्क्लोज करना है। लेकिन सम टाइम रेयर केस में ऐसा होता है कि जब आप लीगल केस को डिस्क्लोज करें ना उसकी डिटेल को, तो आपका डिफेंस वीक हो जाता है, जो अपोनेंट पार्टी होती है उसके आपके आर्गुमेंट का, केस की नेचर का अंदाजा हो जाता है रेयर केसेस में। तो ऐसे रेयर केसेस में फिर हम ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए, फिर इस केस को हम ज्यादा डिटेल में डिस्क्लोज नहीं, ये 37 की एग्जांपल है, शायद कोई हमारे जमाने में होती थी, इस तरह की एग्जांपल है कोई आपकी, कि एक्सेप्शनल केसेस में, क्या आपको ये सिखाया गया अकाउंटिंग में कि एक्सेप्शनल या रेयर केसेस में बाज़ का अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट को ऊंच नीच किया जा सकता है? इस तरह का कंसेप्ट को सिखाया आपको कि नहीं सिखाया? चलिए आसान एग्जांपल देता हूं आपको, टेक्निकली थोड़ी सी कम है लेकिन है इजी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए, ऐसा ही है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में चेंज करने की इजाजत भी देता है आपको, ऐसा ही है, हालांकि कंसिस्टेंसी हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन इजाजत। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ केसेस, रेयर केसेस में हमें ट्रू एंड फेयर व्यू को अचीव करने के लिए फ्रेमवर्क्स को आगे पीछे करना पड़ता है, इसीलिए हम ये लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक है, और ये भी लिखते हैं एंड गिव। इसका मतलब पता है हिडन मीनिंग क्या है, कि अगर कहीं पे कोई ऊंच नीच करने की जरूरत थी ना, तो वो भी हमने कर दिया, ठीक है, कि थोड़ा बहुत जो है ना उसके कोई, क्या कहते हैं उसको, नोक जो उसकी ठीक करने की जरूरत थी ना, वो भी कर दिया हमने। ये दोनों जहन में रखिएगा, फ्रेमवर्क की कंप्लायंस भी और साथ हम ट्रू एंड फेयर व्यू का भी लफ्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखा जाता है, कि ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर आईएसए, इंडिपेंडेंस भी अचीव की हमने, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस भी हासिल कर लिया। यस, दुनिया की हर रिपोर्ट में सबसे पहला पैराग्राफ कौन सा होगा भला? ओपिनियन पैराग्राफ। और दुनिया की हर ऑडिट रिपोर्ट में दूसरा पैराग्राफ कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट, इमीडिएटली आफ्टर बेसिक ओपिनियन। जी, ड्यूटी क्या है? मैनेजमेंट
की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की? ये है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? मैनेजमेंट ने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना, क्या ऑडिटर ने करना है? ओके, अगर किसी केस स्टडी में किसी सिचुएशन में उसने ये बात लिख दी कि मैनेजमेंट ने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये गलत है। या उसने कहा ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है, आइडेंटिफाई कर लेंगे गलत है। या उसने कहा ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, आइडेंटिफाई कर लेंगे गलत है। या उसने कहा ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि गलत है। या उसने कहा ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग आगे करता है, शाबाश। और अगर किसी जगह लिखा हो कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है ताकि रिस्क असेस कर सके और प्रोसीजर परफॉर्म कर सके, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सही है। ओके ओके ओके, ठीक है, कोर कंसेप्ट्स आपने पिक कर लिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट, तो सारी बातें छोड़े, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस कहते किसको हैं? गलत, डायरेक्टर्स को। शाबाश शाबाश। और एक और सवाल जो थोड़ा घुमाएगा आपको, सीईओ सीएफओ मैनेजमेंट का हिस्सा है, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस का नहीं। एग्रीड? सीएफओ मैनेजमेंट का हिस्सा है, दो चार्ज विद सीएफओ डायरेक्टर थोड़ा ही होता है, तो बेचारा एम्प्लॉय होता है। डायरेक्टर दो चार्ज विद गवर्नेंस में शामिल है, एग्रीड? सीईओ दो चार्ज विद गवर्नेंस की में शामिल है कि मैनेजमेंट में? $1 मिलियन क्वेश्चन। लॉ में किसमें? लॉ में सीईओ दो चार्ज विद गवर्नेंस में शामिल है, डीम्ड डायरेक्टर है, लेकिन ऑडिट में मैनेजमेंट में शामिल। ये सोल याद रखिएगा, इन सीईओ इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन ऑडिट बट पार्ट ऑफ डायरेक्टर इन लॉ। तो अगर आप ऑडिट का केस स्टडी कर रहे होंगे ऑडिट की, तो उसमें सीईओ को किधर लेके जाएंगे? मैनेजमेंट में। ये याद रखिएगा, ये बार बार आपने फिर मिक्स नहीं करना इसको कि लॉ में पढ़ा था, ये ऑडिट थोड़ा सा फर्क होता है ना सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टर्म्स में, बताया था आपको डेबिट और डॉक्टर वाली एग्जांपल से, याद है? भाई जिसने ये गलत कर लिया उसको तो ऑडिट फिर से शुरू करना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, वो गलती से लग गया होगा, असल में वो भी सी को ही क्लिक करना चाह रहा था, गलती से डी पे। जी, डॉक्यूमेंटिंग रिस्पांसिबिलिटी कह रहा है कि ऑडिटर को इंटरनल को अंडरस्टैंड करना चाहिए ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। ये क्या बोल दिया इसने, ये क्या कह दिया इसने? कह रहा है इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना है, किस लिए? टू एक्सप्रेस फॉर्मल ओपिनियन। नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, गलत है, ये गलत कह रहा है। कह रहा है व्हाट डज ऑडिटर स्टडी, व्हाई इंटरनल कंट्रोल, किस लिए? टू रीडिजाइन वी कंट्रोल। नहीं, हमने रीडिजाइन क्यों करने हैं? रीडिजाइन तो मैनेजमेंट ने करने हैं, हमने तो सिर्फ असेस करना है। ठीक है, आप कोई केस स्टडी करेंगे, मेरी केस स्टडी करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, चेक करना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मैंने थोड़ी केस स्टडी करनी है।
समझाने के लिए क्लास में आदि कर दी वो अलग बात है। अच्छा फिर क्या, टू डिजाइन एप्रोप्रिएट प्रोसीजर नॉट टू एक्सप्रेस, हाँ ये बात ठीक है, यही प्रोसीजर के लिए, इंटरनल कंट्रोल के लिए नहीं, ओपिनियन के लिए नहीं। ये डेट्स कहां से आ गई? ऑडिट फील्ड वर्क, फील्ड वर्क का मतलब है भागदौड़, यानी भागदौड़ वाला काम उसने कर लिया है, अब अपने ऑफिस में बैठ के फाइनल मैटर्स कुछ डिसाइड कर रहा है। डेट कौन सी होनी चाहिए? अच्छा, असूल ये है कि डेट वो होनी चाहिए जब हमने सारा एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, ऐसा ही है कि कोई एविडेंस अभी रहता हो तो फिर रिपोर्ट दे देनी चाहिए सारा। सवाल ये है कि क्या अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक एविडेंस है कि नहीं? क्या ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं मैनेजमेंट से अप्रूव करवा लेनी चाहिए कि नहीं? कि ए मैनेजमेंट, ए सीईओ, ए सीएफओ लिस्टेड कंपनी के, ए डायरेक्टर, तुम भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर साइन करो, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेंगे ताकि कल को हम मुकरे ना, जिम्मेदारी हो हमारी। लिखत पढ़त में आपको दे रहे हैं रिपोर्ट ताकि कल को मुकरे ना साइन करके। जो चीज साइन करके ना दे बंदा उससे मुकर सकता है ना, और जो साइन करके दे उससे नहीं मुकर सकता। तो बताइए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी मैनेजमेंट के डायरेक्टर के साइन लेने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेने चाहिए। इसे कहते हैं अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बगैर हम रिपोर्ट साइन, ये लाजमी एविडेंस। क्यों नहीं रिपोर्ट साइन करते, सोचे जरा, वो चेंज कर सकता है। हमने कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की हो, वो पब्लिश कोई और करवा दे तो हम साइन करवा के देते हैं। बल्कि एक और स्टेप भी होता है, जब मैनेजमेंट से हम ये अप्रूवल ले लेते हैं ना फाइनेंशियल, उसकी कॉपी अपने पास रख लेते हैं, फिर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होती है ना तो हम उसको कंपेयर भी करते हैं, और ये वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना जो हमने ऑडिट किया है, ये तो नहीं हमने कोई और सेट किया और वो कोई और कर दे, ऐसा हो सकता। इसीलिए उनसे साइन करके, अप्रूवल के बगैर रिपोर्ट साइन, अप्रूवल हमारे एविडेंस का लाजमी हिस्सा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो बताइए 15 मार्च को साइन करना चाहिए कि 20 को? क्लियर? अच्छा, इसमें एक हिडन कंसेप्ट भी है भाई कि आपने पिछली दफा ऐड किया तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। नॉर्मली एक टीम के अंदर हाईएस्ट, जैसे कॉलेज के अंदर हाईएस्ट पोजीशन किसकी होती है? प्रिंसिपल साहब की। फाइनल वर्ड तो नहीं किया। एक फर्म के अंदर हाईएस्ट पोजीशन किसकी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की। शाबाश। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बंदा भी उन्होंने डिस्कस किया है जो एंगेजमेंट पार्टनर के भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है ना जी बात? वो कौन है भला? क्वालिटी रिव्यूअर। ये लफ्ज याद रखिएगा, क्वालिटी रिव्यूअर ऐसा पर्सन है जो एंगेजमेंट पार्टनर के काम में भी गलतियां निकाल सकता है। अब ये कौन है ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्या कि पाकिस्तान में इसका सिस्टम है कि जिससे पता चल जाए ऑडिट रिपोर्ट जेन्युइन है कि वो जाली है कोई इस तरह का सिस्टम? क्या सिस्टम है? हाँ, यूडीआई है। हाँ, जैसे जो प्रॉपर्टी में डील करेंगे ना जब आप, तो आपको अंदाजा होगा। अब तो है थोड़ा सिस्टम बेहतर हो गया है, वरना पहले होता था प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बाज़ औक़ात लोग जो है ना, वो जो आपने सुना का पटवारी वगैरह के साथ मिलके जाली निकलवा लेते थे, उसके ऊपर सेल परचेज हो रही होती थी। फ्रॉड करने वाला पैसे लेके निकल जाता था, जो इनोसेंट बायर है वो फंस जाते थे। तो अब एक सिस्टम ऐसा है जिससे पता चल जाता है कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है ना जिसको आप सेल परचेज करें, वो जेन्युइन है कि नहीं। वो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, वो जो कोड जो है ना वो स्कैन करके तो आपको अंदाजा हो जाता है। और कुछ वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, उस पर आप एंट्री वगैरह करते हैं, नंबर उसका प्रॉपर्टी का नंबर जो होता है, तो आपको पता चल जाता है ट्रू ओनर कौन है। ठीक है, उसी तरीके से ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ऑडिट रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को भी कंफर्म करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। वो क्या है? यूडीआई, यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। 20 डिजिट्स होते हैं कि 24?
20 डिजिट्स, शाबाश, करेक्ट। चलिए जी, आज की क्लास के टॉपर्स की तरफ चलते हैं। आपके मोबाइल पे तो आपकी पोजीशन आएगी, लेकिन प्रोजेक्टर पे टॉप 10 पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन किन किया? किन किया फर्स्ट पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन ऑनलाइन वाले की फर्स्ट पोजीशन ना करें, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, शाबाश। चलिए, ये तो था जी हमारा क्विज। अब आते हैं वापस लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर की तरफ आने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। नहीं पूछना? सब ठीक है, सब अच्छा है, चलिए गुड। अच्छा, अब आप ये आपको जो नोट्स या बुक आप यूज कर रहे हैं, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिवाइड, ये डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है। बुक डिफरेंट चैप्टर में डिवाइडेड है, हर चैप्टर के डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तकरीबन हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे एक चीट शीट के नाम से टेबल नजर आया होगा आपको, ठीक है? ये टेबल क्या है, ये मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट में आपको डिस्कस कर दूं। ये टेबल बेसिकली शो करवाता है कि जो कंसेप्ट आपने अभी पढ़ लिया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जैसे, इसमें आईकैप पास्ट पेपर में इस कंसेप्ट को किस तरीके से टेस्ट कर रहा है, खास तौर पे केस स्टडीज में। ये केस स्टडी में इस कंसेप्ट की आईकैप जिस तरह टेस्टिंग कर रहा है ना, उस तरीकाकार को हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? ये बेसिकली समझिए कि कम से कम वक्त में आपकी मैक्सिमम केस स्टडीज की प्रैक्टिस हो रही है। कम से कम वक्त में आप मैक्सिमम केस स्टडीज की प्रैक्टिस हो रही है। एग्जाम चीट शीट का मतलब क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडीज, मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडीज इन मिनिमम टाइम। आपको इसको रीड करेंगे 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और इसमें 10-12 जो चीट शीट्स के पॉइंट्स है, क्वेश्चंस हैं, वो आप आसानी के साथ 4-5 मिनट में पढ़ लेंगे। इसका दूसरा मतलब पता है क्या है? कि आपने 4-5 मिनट के अंदर 10-12 केस स्टडी कर ली। सिंपल मीनिंग इसका ये है। वरना एक केस स्टडी करने के लिए आपको पता है वो लेंथी केस स्टडी होती है, हमने उसका मगज निकाला, उसको सवाल की शक्ल दी, और फिर उसका जो एग्जैक्ट जवाब आपने केस स्टडी में लिखना है वो लिख दिया। तो ये समझिए आपकी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस है, खास तौर पे केस स्टडी की। एग्जाम चीट शीट क्या है? पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस है, खास तौर पे केस स्टडी की। लेकिन ये हाईली फोकस्ड प्रैक्टिस है, टू द पॉइंट, ताकि कम से कम वक्त में डन जी। अच्छा, ये चूंकि केस स्टडी से पॉइंट निकाले गए हैं, तो कभी कभार ऐसा हुआ, देखिए इंसान है ना, क्या मैं गलती कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल गलती कर सकता हूँ, पता नहीं कितने कितने ब्लंडर मारे हुए जिंदगी में, ठीक है? और आगे पता नहीं जितनी जिंदगी है क्या कुछ गलतियां करनी, बिल्कुल करनी है। इंसान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती हमसे भी होती है, गलती आपसे भी होती होगी, आए ना भी। तो अच्छा अकाउंटेंट वो नहीं होता, अच्छा इंसान वो नहीं है जो गलती ना करे, अच्छा इंसान वो जो गलती करे और उसको मान ले और उसको सुधारे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होगा, क्योंकि केस स्टडी में से निकालते हो ना, बाज़ औक़ात कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो इनकम्प्लीट आ जाती है। तो कभी कभार ऐसा होगा, ज्यादा नहीं, कभी कभार समझ 10 अगर चीट शीट है तो उसमें 1 या 2 में ऐसा होगा कि आपको लगेगा कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग सी है, मैं कोई सही तरीके से सवाल की समझ नहीं आ रही, तो उसमें समझ जाइएगा। वैसे हम डिस्कस करेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन हम हर चीट शीट को क्लास में शायद डिस्कस ना कर पाए, तो आपने रीड करना है और जो समझ नहीं वो मेरे से पूछनी है, ठीक है? लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्लास में डिस्कशन हो इनकी। तो अगर कभी कोई ऐसा हुआ जिसमें कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हुई, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, ठीक है? क्योंकि मैं तो केस स्टडी पढ़ी, मुझे याद तो पता नहीं, चले हाँ छोड़। तो स्टार्ट करें जी चीट शीट। मकसद समझ आ गया आपका कि जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके पास्ट पेपर में वो कंसेप्ट आईकैप ने कैसे टेस्ट किया है, उसकी समरी है। सबसे पहले एरर्स इन, लेकिन इसमें पता है क्या टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि कम से कम शब्दों में, कम से कम अल्फाज में जो पॉइंट है ना केस स्टडी वाला, वो आपसे पूछना है।
तो कम से कम अल्फाज, अच्छी बात है ना, अच्छा आइडिया ना कि कम से कम अल्फाज में कंसेप्ट टेस्ट हो जाए फौरन, ताकि आपका ज्यादा टाइम ना हो। 5 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना हमने इसमें, हमें और भी बड़े काम करने होते हैं। तो इस कम से कम के चक्कर में बाज़ औक़ात नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी स्किप हो गई है, तो वो हम बता देंगे आइंदा एडिशन में। हम इंशाल्लाह इसको इरादा है ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा आया तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एरर्स इन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। कह रहा है आपके सामने एक ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट दिया जाएगा कि भैया ये ड्राफ्ट, ये जूनियर है, इसने ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। उसमें क्या होगा, उसमें एड्रेस्ड टू डायरेक्टर होगा। तो ठीक है कि गलत? गलत है। क्यों? किसको एड्रेस होनी चाहिए रिपोर्ट? मेंबर्स को। और क्या होगा, मिसिंग कैश फ्लो इन ओपिनियन। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताते हैं कि नहीं ओपिनियन में? 5 है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें, उनमें से एक मिस होगी। क्या जो मिस इंफॉर्मेशन है वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे? बिल्कुल। ठीक है, आपने पूरी 5 ये पूरी करनी है। उसमें की ऑडिट मैटर ही नहीं होगा, ये की ऑडिट मैटर बस आज हमने पढ़ना है। तो आपने कहना नहीं, जब की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में होना चाहिए तो होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी के केस में की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड होता है, अनलिस्टेड के केस में रिक्वायर्ड नहीं है। की ऑडिट मैटर का सेक्शन जो है, पैराग्राफ है लिस्टेड कंपनी के, तो लिस्टेड कंपनी होगी और वो कहेगा की ऑडिट मैटर नहीं है, तो फिर आपने क्या कहना है, नहीं गलत है भैया, की ऑडिट मैटर होना चाहिए। और क्या होगा, नो पार्टनर का नाम ही नहीं लिखा होगा। मैंने कहा भैया ये तो रिक्वायर्ड है यार, ऐसे ना करें, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखें, लिखना चाहिए ना। ये मेरा भाई बताएगा, इसी तरह हंसते मुस्कुराते मुझे मेरा भाई ये बताएगा कि वो कौन सा केस है जिसमें आईएसएस के मुताबिक पार्टनर का नाम लिखने की जरूरत नहीं। ये पढ़ के आया भाई, वो कौन सा केस है आईएसएस के मुताबिक ऑडिटर का नाम लिखने के? कोई केस नहीं है। कौन सा केस है? जब पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट को, लेकिन पाकिस्तान, मैंने इसलिए आईएसएस के मुताबिक कहा, आईएसए का लफ्ज बोला था मैंने। पुअर वर्डिंग मिसिंग बुक्स कंफर्मेशन, वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट देते हैं ना। तो अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो सिर्फ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है कि अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाला ओपिनियन भी आता है? क्लास में है कोई ऐसा माइका लाल, उसके लिए खुसूसी दुआ कि इंशाल्लाह इस दफा पास, खुसूसी दुआ उस बच्चे के लिए जो मुझे ये बताएगा कि वो 4 ओपिनियन कौन से हैं। सिर्फ हेडिंग बता दे, मेन पॉइंट बता दे। पाकिस्तान में ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में भी ओपिनियन दिया जाता है। वो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में 4 चीजों पे ओपिनियन दिया जाता है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? किसने याद किया? हाथ उठाए, फटाफट पूछ लो, भूल जाएंगे वरना। अभी भी याद किए हैं, बैठिए। कौन कौन से? बुक्स ऑफ अकाउंट्स था, फाइनेंशियल में ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी, उसके बाद ज़कात, और फिर इन्वेस्टमेंट वाला। शाबाश, दुआ इंशाल्लाह, दुआ लगी साथ ही जैसे आपने जवाब दिया। व्हाट की डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड कंपनी? लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी में फर्क क्या है? लिस्टेड कंपनी के केस में की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड कंपनी के केस में नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर पार्टनर का नाम भी आईएसए के मुताबिक, आईएसए क्या कहते हैं? पाकिस्तान में तो है हर रिपोर्ट में ऑडिटर का नाम जरूर दो। आईएसए क्या कहते हैं? लिस्टेड में दो, अनलिस्टेड में नहीं। की ऑडिट मैटर सेक्शन लिस्टेड में दो, अनलिस्टेड में नहीं। तो ये 2 बड़े फर्क है, ये याद कर लें काफी है कि लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट में 2 चीजें आती हैं जो अनलिस्टेड में अमूमी तौर पे नहीं आती। कौन सी 2 चीजें? की ऑडिट मैटर और नेम ऑफ ऑडिट। ये आईएसएस की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। पाकिस्तान की प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफरेंट है। जो की ऑडिट मैटर है वो सेम है पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी, लेकिन नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर में पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। वो कहते हैं सिर्फ लिस्टेड कंपनी नहीं, हर केस में नाम शामिल करो। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट सेज ऑडिटर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है क्या गलत ही है? ऑडिटर थोड़ी करेगा ये। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है ऑडिटर मैक्सिमम एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। हालांकि टर्म्स चेंज, डिफरेंट वर्डिंग से आपके आंसर की एक्यूरेसी पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारी टेक्निकल टर्म्स है ना ऑडिट की, जिनके पीछे अहम कंसेप्ट है, वो चेंज नहीं कर सकते। रीजनेबल एश्योरेंस को रीजनेबल एश्योरेंस ही लिखना है, उसको मैक्सिमम एश्योरेंस लिखेंगे तो गलत समझा जाएगा। यूजेस लास्ट ईयर वर्किंग पेपर टू डिसाइड प्रोसीजर,
इस साल क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये लास्ट ईयर करंट सिचुएशन के मुताबिक, इस साल के रिस्क के मुताबिक डिसाइड, इस साल के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डिसाइड होगा। गिव ओपिनियन ऑन कंट्रोल्स, अंडरस्टैंडिंग करता है थोड़ी। आरटीआई क्लेम्स मैक्सिमम एश्योरेंस एंड फ्री फ्रॉम ऑल मिसस्टेटमेंट, करेक्ट है क्या? हाँ जी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ऑल मिसस्टेटमेंट्स नहीं, सिर्फ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और मैक्सिमम एश्योरेंस नहीं, शाबाश। आरटीआई स्टेट्स ड्यूटी इज टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड प्रिपेयर फाइनेंस, करेक्ट है क्या? अगर आरटीआई ये कहता है कि मेरी ड्यूटी है फ्रॉड को प्रिवेंट करना, ओ नहीं भाई, खुदा का खौफ कर, वो तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, हमें तो फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोसीजर चोजन बेस्ड ऑन स्टाफ अवेलेबिलिटी, सही है। आरटीआई कह रहा है मैंने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए ना इस दफा, वो चूंकि हमारे पास स्टाफ कम था तो मैंने प्रोसीजर कम परफॉर्म किया है। ये जस्टिफिकेशन ठीक है? ये जस्टिफिकेशन गलत है, ठीक है। प्रोसीजर जो है वो किस बेस पे परफॉर्म होने चाहिए? पिछले साल के वर्किंग पेपर के ऊपर के इस साल की रिस्क असेसमेंट की बेस पे? क्या प्रोसीजर स्टाफ अवेलेबिलिटी की बेस पे डिसाइड होने चाहिए कितने परफॉर्म करने हैं, कि रिस्क असेसमेंट की बेस पे? रिस्क असेसमेंट, इस साल की रिस्क असेसमेंट की बेस पे। ये केस स्टडी के अंदर ना ये सारी गलत बातें करेगा डिस्कस, आपने आइडेंटिफाई करना होगा। फिर कैन ऑडिट रिपोर्ट बी साइंड बिफोर रिटन रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड? रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है मैनेजमेंट से रिटन इंफॉर्मेशन लेना। वो होता है ना, हमने पढ़ा था ना, इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी वो मैनेजमेंट से करते हैं, तो उसमें एक पॉइंट था, इंक्वायरी वर्बल भी, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, ज्यादातर ओरल होती है। जब मैनेजमेंट से रिटन फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, किससे? रिटन फॉर्म में, उसे कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट से जब जबानी कलामी चीज पूछे तो उसे इंक्वायरी, लेकिन अगर वही इंक्वायरी रिटन फॉर्म में ले मैनेजमेंट से तो क्या हो जाता है? रिटन रिप्रेजेंटेशन। मेरा भाई मुझे बताएगा, अगर रिटन में ही हम ले रहे हैं इंफॉर्मेशन लेकिन मैनेजमेंट से नहीं, थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। शाबाश शाबाश, क्लियर हो गया जी? ये चीट शीट क्या समझ आ गया आपको? ये कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी की प्रैक्टिस करने का शॉर्टकट है, ओके। लेकिन याद रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप केस स्टडी करने के काबिल हो गए, केस स्टडी समझने के काबिल हुए हैं, करने के नहीं, ठीक है। वो ड्राफ्टिंग करनी ही करनी है। और अब आप सोच रहे होंगे सर असाइनमेंट तो देते नहीं है, केस स्टडी तो अभी तक कोई दी नहीं घर में करने के लिए कि हमें पता चले, मुझे भी पता है नहीं केस स्टडी दी, लेकिन जबरदस्ती केस स्टडी नहीं ना देनी, पहले कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, ये अगले 1-2 दिन के बाद केस स्टडी शुरू हो जानी है आपकी। ये केस स्टडी वाला कंसेप्ट आ गया, ये की ऑर्डर मैटर केस स्टडी वाला कंसेप्ट समझे। डन जी? कोई इसमें चीट शीट में कोई क्वेश्चन? इस चीट शीट में जितने भी क्वेश्चन थे तकरीबन सारे लगभग समझ आ रहे थे हमें, ऐसे ही। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट भैया करना क्या है, आज का लेक्चर स्टार्ट करना, और क्या करना है, करें जी स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कल परसों के लेक्चर में क्या पढ़ा? एक कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट के कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन हमने सारे एलिमेंट्स अभी ऊपर ऊपर से पढ़े हैं। अब हम अगले 4-5 दिन में क्या करेंगे? रोज एक एलिमेंट पकड़ेंगे, उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। रोज एक एलिमेंट पकड़ेंगे, उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन सारे एलिमेंट नहीं, वो जो कि ICAP टेस्ट करता है या जो हमारे सिलेबस में है। हाँ, सारे एलिमेंट तो अहम नहीं ना होते, कि सारे एलिमेंट अहम होते हैं, अरे अहम। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई डिटेल डिस्कस नहीं करनी, आइटम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई डिटेल डिस्कस नहीं करनी। हाँ, ओपिनियन पैराग्राफ अहम होता है, ये डिस्कस करना ही करना है। बेसिस फॉर ओपिनियन अहम होता है, ये डिस्कस करना ही करना है। एक लेक्चर ओपिनियन पे लगाएंगे, एक बेसिस फॉर ओपिनियन पे लगाएंगे, की ऑर्डर मैटर सेक्शन पे लगाएंगे। फिर कुछ स्पेशल पैराग्राफ हैं जो भी आपने सुने भी नहीं है, जैसे एमसीज ऑफ मैटर, जैसे अदर मैटर, जैसे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी। ये सुने हुए आपने? नहीं सुने हुए? गोइंग कंसर्न सुना? ओके ओके ओके, ये भी रिपोर्ट में, ये भी डिटेल में डिस्कस करना है, वो तो सरसरी बताया था आपको। एक एमसीज मैटर पैराग्राफ होता है, वो भी डिटेल में डिस्कस करना है। एक अदर मैटर पैराग्राफ होता है, वो भी डिटेल में डिस्कस करना है।
ठीक है, तो स्टार्ट करें जी पहले। ओके, ये फॉन्ट साइज ठीक है कि इसको जरा जूम इन कर लें? ओके, कर लेते हैं। लेकिन ये पहले एक नक्शा पूरा समझ लें। ये क्या आज पढ़ने जा रहे हैं हम, ये की ऑर्डर्ड मैटर पैराग्राफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है। इसमें हमने की ऑर्डर्ड मैटर की डेफिनेशन पढ़नी है, होता क्या है, ये सेक्शन होता क्या है ये पढ़ना है। फिर हमने पढ़ना है कब ये सेक्शन रिपोर्ट में आएगा, कब नहीं आएगा, व्हेन टू इंक्लूड की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन इन ऑर्डर रिपोर्ट। फिर हमने पढ़ना है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है, कौन सा नहीं है। ये लफ्ज मैटर को समझा करें, जहां कहीं लफ्ज मैटर है ना, इसे समझा करें जैसे ऐसे है, जैसे कोई एरिया। की ऑडिट मैटर का मतलब क्या है, वो एरिया जो बहुत ही अहम है। एम्फसिस ऑफ मैटर का मतलब क्या है, वो एरिया जिसको हम एम्फसाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैटर का लफ्ज बार बार ऑडिट में आएगा, इसका मतलब क्या होता है, कोई एरिया। वैसे टेक्निकली 100% करेक्ट मीनिंग नहीं है, ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए यही आप समझेंगे। तो की ऑडिट मैटर का मतलब क्या है, ऐसा एरिया जो हमारे ऑडिट में बहुत ही अहम था। की ऑडिट मैटर का तर्जुमा क्या हुआ, मैटर मतलब ऐसा एरिया, ऑडिट मतलब जो ऑडिट में, की मतलब बहुत ही अहम था या सबसे अहम था। तो हमने पहले डेफिनेशन पढ़नी है की ऑडिट मैटर की, फिर हमने देखना है कि की ऑडिट मैटर सेक्शन कब रिपोर्ट में आएगा, कब नहीं आएगा। फिर हम देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है, कौन सा नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे। उस डिसीजन के कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ एग्जाम्पल्स। पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे अहम चीज आपकी ये है, एग्जाम्पल्स ऑफ की ऑडिट मैटर। फिर हम देखेंगे कि क्या की ऑडिट मैटर और मॉडिफाइड ओपिनियन का आपस में कोई ताल्लुक है। मॉडिफाइड ओपिनियन पता है क्या होता है आपको, क्या होता है? हाँ, या तो ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया, या एविडेंस ऑब्टेन किया तो कोई ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट सामने आई, या तो स्कोप लिमिटेशन थी। स्कोप लिमिटेशन का मतलब समझते हैं, जब मैं बोलता हूँ लफ्ज स्कोप लिमिटेशन तो आपको समझ में आ जाता है इसका मतलब क्या है। क्या है कि ऑडिटर किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर सका, कर ही नहीं सका। और मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, गलत है। तो मुझे बताइए, एक स्टूडेंट है, उसने एडमिशन फॉर्म जमा करा पेपर के लिए, पेपर देने ही नहीं गया, स्कोप लिमिटेशन है, मिस स्टेटमेंट है कि ट्रू एंड फेयर व्यू। पेपर देने गया, फेल हो गया, क्योंकि ज्यादातर मिस स्टेटमेंट। पेपर देने गया, पास हो गया, अनमोडिफाइड ओपिनियन। शाबाश, बिल्कुल ठीक। चले, तो क्या की ऑडिट मैटर और मॉडिफाइड ओपिनियन का कोई ताल्लुक है? हाँ, मुझे लग रहा है ताल्लुक है। क्या था, की ऑडिट मैटर भी बहुत अहम होते हैं और मॉडिफाइड ओपिनियन भी बहुत अहम है, ये ताल्लुक है भाई। की ऑडिट मैटर कौन से वाले मैटर्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जो मॉडिफाइड ओपिनियन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होगा, तो भाई फिर गई सारी बिजनेस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो क्या आपके ख्याल में ये मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है? तो क्या ताल्लुक है की ऑडिट मैटर में मॉडिफाइड ओपिनियन? बोले दोनों ही बहुत अहम है। दोनों कौन थे, दोनों बहुत अहम है की ऑडिट मैटर, ये है रिलेशनशिप दोनों में। और क्या पढ़ना है हमने, और हमने ये पढ़ना है कि की ऑडिट मैटर को हमने कम्युनिकेट कैसे करना है रिपोर्ट में, रिपोर्ट में लिखना कैसे है। ठीक है, और फिर क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जब हम की ऑडिट मैटर तो हो लेकिन रिपोर्ट में ना लिखें, वो डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कि जब सारे काम कर लेंगे तो एंड में हमने सबूत के तौर पे क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। भाई कोई बात समझ आई? कुछ नहीं समझ आया? फिर से पहली चीज सुने, सबसे अहम अभी तक के मुताबिक। एक अजीब बात आपको बताने लगा हूं, इसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। की ऑडिट मैटर सेक्शन और चीज है, की ऑडिट मैटर और चीज है।
मेरा घर और कंसेप्ट है, मैं और कंसेप्ट है, नहीं समझे? की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन या की ऑर्डर्ड मैटर पैराग्राफ, रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ है, उसका नाम है की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन, कैम सेक्शन, KAM उसको एब्रीवेट करते हैं हम अक्सर। और उस सेक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल मैटर्स आ रहे हैं वो की ऑर्डर्ड मैटर है। रिपोर्ट के अंदर की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन एक ही होगा, लेकिन उस की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन के अंदर की ऑर्डर्ड मैटर की तादाद एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, मिला हाथ। की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन अलग कंसेप्ट है, की ऑर्डर्ड मैटर्स अलग कंसेप्ट है। की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन क्या है? रिपोर्ट के अंदर पूरा पैराग्राफ, उस एक सेक्शन के अंदर एक से ज्यादा की ऑर्डर्ड मैटर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में ध्यान से आपने देखना है कब की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन रिपोर्ट में आएगा, कब नहीं आएगा, ये अलग कंसेप्ट है। और की ऑर्डर्ड मैटर कब आएगा और कब नहीं आएगा, ये अलग कंसेप्ट है। पहुंचे हैं कि नहीं? फिर से भाई, की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन, की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन कब रिपोर्ट में आएगा, कब नहीं आएगा, ये अलग कंसेप्ट है। उधर भी क्लास चल रही है, इनकी केस स्टडी मुझे लगता है डिस्कस हो रही है। ये जरा डिस्कस करके देखिएगा इनका क्या अरेंजमेंट हो सकता है। क्या नहीं, दरख्त नहीं काटते होते, दरख्त नहीं काटना है, कोई और अरेंजमेंट होगी। दरख्त काटना मुनासिब नहीं होता, ठीक है। इधर कुछ ना कोई साउंड प्रूफ सिस्टम करवा लें। तो की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन कुछ और चीज है और की ऑर्डर्ड मैटर और चीज है। चलो तो अब स्टार्ट करें डिस्कशन को। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तसल्ली से पीस ऑफ माइंड के साथ सुनना, कोई मुश्किल नहीं है। अगर घर जाके सब कुछ भूल जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक चीज आपने याद कर लेनी है, क्या भला? एग्जाम्पल। ये की ऑर्डर्ड मैटर की एग्जाम्पल है बस, यानी एट मिनिमम, लेकिन बाकी भी याद करना है और बाकी में से एग्जाम में टेस्ट भी करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। सुने, डेफिनेशन ऑफ की ऑर्डर्ड मैटर। की ऑर्डर्ड मैटर क्या होता है? की ऑर्डर्ड मैटर का मतलब है वो मैटर्स, वो एरिया, वो चीजें ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस जो हमारे करंट ऑडिट में सबसे ज्यादा अहम थी। की ऑर्डर्ड मैटर्स की डेफिनेशन में क्या है? की ऑर्डर्ड मैटर का मतलब क्या है? वो चीजें जो हमारे इस साल के ऑडिट में सबसे ज्यादा अहम थी। सिग्निफिकेंट नहीं बोला, क्या बोला? मोस्ट सिग्निफिकेंट। डन। इसका मतलब है जो चीज पिछले साल की थी, पिछले साल के लिए अहम थी, इस साल अहम नहीं है, क्या वो की ऑर्डर्ड मैटर है? इससे मुझे ये बात समझ आई कि पिछले साल के की ऑर्डर्ड मैटर्स हो सकता है कुछ और हो और इस साल के की ऑर्डर्ड मैटर कुछ और हो। लाजमी नहीं एक कंपनी के जो पिछले साल के की ऑर्डर्ड मैटर है वो इस साल के भी हो, वो देखा जाएगा हर साल। अगर इस साल भी मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो वो इस साल भी की ऑर्डर्ड मैटर है, अगर इस साल मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है तो वो इस साल के की ऑर्डर्ड मैटर्स नहीं है। सोर्स कहां से? सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोस ऑफ गवर्नेंस। की ऑर्डर्ड मैटर्स किन से सेलेक्ट किए जाते हैं? जो हमने दोस्त यानी डायरेक्टर्स को मैटर कम्युनिकेट किए हैं उनसे। ये आपको बात अलग में समझ नहीं आएगी, लेकिन एक और अलग ऐसे समझ नहीं आएगी, लेकिन एक और प्रवीण आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टैंडर्ड ने एक जगह पे कहा है जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं। जितने भी सिग्निफिकेंट, ये बल्कि रिपोर्ट में भी लिखा हुआ था, रिपोर्ट में किसी पैराग्राफ में लिखा, पता नहीं किस पैराग्राफ में, लेकिन किसी पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई थी, शायद आरटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में था। क्या बोला? कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो डायरेक्टर को कम्युनिकेट करने हैं। तो मुझे बताया जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा? तो अंडरस्टूड है कि सिग्निफिकेंट मैटर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट उन्हीं मैटर्स में से जो ज्यादा अहम है, 2-3 वो होंगे की ऑर्डर्ड मैटर। कुछ बात समझ रहे हैं? ठीक।
एक दफ़ा शायद वो किसी एक जगह पे आई कैप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो कहीं पे ट्रेनिंग मटेरियल वगैरह था, उसमें किस तरह का क्वेश्चन था कि क्या एक मैटर हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट नहीं किया, क्या उस लेकिन है वो बहुत अहम, क्या वो हम की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं की ऑडिट मैटर के तौर पे? इसका जवाब था नहीं कर सकते। पहले डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है और डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना लाजमी है। डेफिनेशन समझ आए? अब मुझे बताएं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, व्हेन टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर के व्हेन टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन पूरे का पूरा कहता है अगर तो लिस्टेड कंपनी है, अब ये बहुत अहम पॉइंट है, लिस्टेड कंपनी के केस में की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट में इंक्लूड करना रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड के केस में रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर लॉ रिक्वायर करे या ऑडिटर जरूरी समझे तो अनलिस्टेड कंपनी में भी की ऑडिट मैटर आ सकता है। डन? नहीं समझ आई? लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर आएगा, अनलिस्टेड की केस में जरूरत नहीं है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और डीम्ड नेसेसरी बाय ऑडिटर, ऑडिटर जरूरी समझे तो फिर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो गैस करें पाकिस्तान में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है, उनमें की ऑडिट मैटर सेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि सारी लिस्टेड है। और अनलिस्टेड कंपनी के ऑडिट भी पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में रिक्वायर्ड नहीं है, अनलिस्टेड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, होती तो फिर अनलिस्टेड में भी इंक्लूड करते हैं। जैसे वो नाम वाली रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा हर एक केस में डालो, तो हर एक केस में डालते हैं, लेकिन की ऑडिट मैटर में उन्होंने नहीं बोली ये बात। तो गैस करें पाकिस्तान में जो अनलिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है उसमें की ऑडिट मैटर आता होगा कि नहीं आता होगा? जी, रिक्वायर्ड नहीं है, अगर ऑडिटर जरूरी समझे तो आ सकता है, या लीगल रिक्वायरमेंट हो, लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं और ऑडिटर कहता है दफा करो, जब रिक्वायर ही नहीं है तो क्यों हम आ बैल मुझे मार, रहने देते हैं। तो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में नॉर्मली की ऑडिट मैटर नहीं होता, ठीक है। हाँ, लिस्टेड कंपनी में मॉडिफाइड ओपिनियन आपको पता है ना किसको बोलते हैं? जब गड़बड़ हो, जब गड़बड़ हो, जब स्कोप लिमिटेशन हो तो मॉडिफाइड ओपिनियन आता है, आता है कि नहीं? जब मिस स्टेटमेंट हो तो मॉडिफाइड ओपिनियन आता है। जब स्कोप लिमिटेशन हो तो जो एक्सट्रीम केस में मॉडिफाइड ओपिनियन आता है उसका नाम है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब स्कोप लिमिटेशन हो, बड़ी वाली स्कोप लिमिटेशन हो, तो जो मॉडिफाइड ओपिनियन आता है उसका क्या नाम है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और जब बड़ी वाली मिस स्टेटमेंट हो तो जो टाइप ऑफ ओपिनियन आता है उसे बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन। क्लियर हुई है बात? क्या भला, क्या बोला? जब बड़ी वाली स्कोप लिमिटेशन हो तो उस वाले मॉडिफाइड ओपिनियन को क्या कहते हैं? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और जब बड़ी वाली मिस स्टेटमेंट हो तो जो मॉडिफाइड ओपिनियन आता है उसे क्या बोलते हैं? एडवर्स ओपिनियन। तो कहता भाई लिस्टेड कंपनी के केस में की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा, लेकिन अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ गया ना फिर की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। कोई स्टूडेंट रीजन बता सकता है क्यों नहीं आएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में? हाँ, क्योंकि हम प्रोसीजर तो परफॉर्म कर ही नहीं सके, वेरिफिकेशन तो कर ही नहीं सके, फिर किया नहीं। कुछ बात समझ आई भाई? बात होगी जरा कम्प्लेक्स और लेंथी, इसको सम अप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़हन में क्या बात रखनी है केस स्टडी के लिए। लिस्टेड कंपनी में की ऑडिट मैटर आएगा, अनलिस्टेड में नहीं आएगा। लिस्टेड में की ऑडिट मैटर आएगा, अनलिस्टेड में नहीं आएगा। लिस्टेड में की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा, अनलिस्टेड में नहीं आएगा। बस केस स्टडी इस कंसेप्ट से हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, अगर वो 3-4 नंबर के साथ रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा, कब नहीं आएगा, फिर हमने भी तफसील से लिखना है। तो तफसील से कैसे लिखेंगे? लिस्टेड कंपनी के केस में की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट में आएगा अनलेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में नहीं आएगा।
और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो की ऑर्डर मैटर सेक्शन नहीं आएगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और डीम्ड ऑडिटर कंसीडर्ड नेसेसरी। बात समझ आ गई? लंबी चौड़ी बात करनी है तो ऐसे कर लें, दो हरफी बात करनी है तो फिर क्या करें, लिस्टेड कंपनी में आएगा। क्लियर? की ऑर्डर मैटर की डेफिनेशन समझ आ गई? की ऑर्डर मैटर सेक्शन समझ आ गया? कब आएगा कब नहीं आएगा? चलिए आइए अब जरा की ऑडिट मैटर सेक्शन तो हमने डिसाइड कर लिया कि आएगा। फर्स्ट करें लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हैं हम, की ऑडिट मैटर आएगा, सेक्शन सॉरी की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा, आ गया। अगला फैसला हमने क्या करना है कि हमने 50 एरियाज को वेरीफाई किया है, सेल्स को किया, परचेज को किया है, एक्सपेंसेस को किया है, डेटर्स को किया है, क्रेडिटर्स को किया है, इन्वेंट्री है, फिक्स एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इक्विटी, बहुत से एरियाज को हमने वेरीफाई किया है। कौन से वाले की ऑडिट मैटर बनेंगे, कौन से नहीं? अगला फैसला ये करना है। ये बात समझ रहे हैं? तो वो बता रहा है हाउ ऑडिटर डिटरमिन्स कि कौन से वाला मैटर की ऑडिट मैटर है और कौन सा नहीं। अब हम यहां पे आ गए, ऑडिटर कैसे डिसाइड कर? मेरा तो ख्याल है ऑडिटर पर्चियां डालेगा, 50 एरिया को वेरीफाई किया, पर्चियां डालेगा, जो 2-3 पर्चियां निकल आई वो की ऑडिट मैटर। ऐसे होगा क्या? अच्छा ऐसे नहीं होगा, वो कहेगा अक्कड़ बकड़ 80-90 पूरा ये की ऑडिट मैटर। ऐसे होगा क्या? ऐसे भी नहीं होगा। डेफिनेटली कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई ना कोई फैक्टर्स हो जिनको सामने रख के ऑडिटर डिसाइड करे कि की ऑडिट मैटर कौन से वाला मैटर की ऑडिट मैटर है, कौन सा नहीं है। जैसे सीए में माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब कहें भैया कोई जो टॉप स्टूडेंट है आपके वो भेजे मेरे पास, टॉप स्टूडेंट है, मैं सारी क्लास ही भेज दी। प्राइवेट स्कूलों में ऐसे होता ना, 20 बच्चे हैं, सबकी फर्स्ट पोजीशन। हाँ ना, पहली दूसरी क्लास में ऐसे होता था, सबकी फर्स्ट पोजीशन, सारे की ऑडिट मैटर। ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। तो जब अपनी क्लास में टॉप स्टूडेंट्स मैंने आइडेंटिफाई करने हैं तो या तो मैं कहूँगा सर कोई भी नहीं है, जैसा उस्ताद वैसे स्टूडेंट, साहब बराबर कोई नहीं, या मैं कहूँगा सर ये 1-2 है, 2-3 है, कि 10-12 टॉप स्टूडेंट्स तो नहीं ना होने चाहिए, क्योंकि इससे वो जो पर्पस है ना वो खत्म हो जाता है। ऐसे जैसे नोट्स बनाते हुए हमें कंसेप्ट के अंदर जो सबसे अहम 2-3 अल्फाज है उसको अंडरलाइन करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, कि सभी हाईलाइट करते हैं। आपने देखा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो सारे हाईलाइट कर देते हैं और हाईलाइट करते हैं। वो एक जगह मैंने बड़ा असूल समझाया, वो कार्टून थे उसमें उसने बोली थी बात, लेकिन बात काम की थी। उसने कहा व्हेन एवरीवन इज सुपरमैन नो वन इज सुपरमैन। इसका मतलब पता क्या है? जब आपने हर चीज को हाईलाइट किसको करना है? अहम चीजों को। तो जब हर चीज को हाईलाइट कर दिया तो सारी चीजें एक बराबर हो गई, कि ज्यादा अहम तो कोई भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसलिए पढ़ते हुए जब आपने अंडरलाइन करना है, जब आपने हाईलाइट करना है तो बस सबसे अहम। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे उनका नोट्स देखेंगे, मैं कोई डिस्करेज नहीं कर रहा इस चीज को, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, सफा देखेंगे ना, उस्ताद ने सफे में कम लिखा होगा, उन्होंने ज्यादा चीजें लिखी होती है, किसी काम की नहीं होती, क्योंकि हर जो अहम चीज है वो उस्ताद ने खुद ही लिख दिया। ठीक है, अगर आपको जो उस्ताद ने लिखा है वो समझ आ गया, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन हर स्टूडेंट की अपनी प्रैक्टिस होती है, मैं कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, अपना स्टाइल है, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल है तो जरूर करें, बदले ना इस चीज को। लेकिन जिन स्टूडेंट का ये स्टाइल नहीं है ना, वो दूसरों को देख के परेशान ना हो। ठीक है, मैं जब भी कॉलेज जाता था, कॉलेज में और सीए में, मेरे पास 2 चीजें होती थी, मतलब मुझे देख के ना कोई ये कह नहीं सकता था ये कॉलेज जा रहा है, ये पढ़ने जा रहा है। मेरे पास 2 चीजें होती थी सिर्फ, एक पेपर, एक ये वाला पेपर फाड़ के जेब में होता था मेरी, और एक पेन। बैग कोई नहीं लेके जाता था, बैग कोई, बुक भी नहीं लेके जाता था, बुक साथ वाले की, कैलकुलेटर भी साथ वाले सिर्फ टू दी पॉइंट लिखता था, बात टू दी पॉइंट। ठीक है, तो ये स्किल आप में भी होनी चाहिए कि आपको पता चले कि किताब सफ़े में या उस्ताद ने लेक्चर में जो 1.5 घंटे का लेक्चर है, सारी चीज़ें नोट करने वाली नहीं होती, उसमें 10-15 मिनट की चीज़, बाकी तो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है। बहरहाल वापस आते हैं,
तो मैं बताना क्या चाह रहा था, की ऑर्डर मैटर भी, वो सारे मैटर्स की ऑर्डर मैटर में थोड़े ही आ जाएंगे। ओके, 2-3 आएंगे ना, सुपरमैन तो 2-3 ही होंगे, सारे थोड़ी सुपरमैन बना देना सबको। तो अब आपको 2 चीजें सिखाई जाएंगी, एक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक केस स्टडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने क्या जा रहे हैं भाई, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मैटर की ऑर्डर मैटर है, कौन सा नहीं। सीखने क्या जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा मैटर की ऑर्डर मैटर है, कौन सा नहीं। इसका जवाब है कुछ फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैटर किया। कुछ निशानियां हैं, कुछ निशानियां हैं, जैसे भाई ऐसे एरियाज जो जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा है वो की ऑर्डर मैटर हो सकते हैं। तो देखो रिस्क इनमें ज्यादा है। ऐसे एरियाज, ऐसे इवेंट जो सिग्निफिकेंट, जैसे नॉर्मली रिस्क को एक हाई रिस्क एरिया समझा जाता, रेवेन्यू को एक हाई रिस्क एरिया समझा जाता है। रेवेन्यू को, किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू का एरिया होता है ना, हाई रिस्क समझा जाता है। तो जिसमें हाई रिस्क है वो की ऑर्डर मैटर हो सकता है। सिग्निफिकेंट इवेंट, ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट अगर हुए हैं, जैसे ड्यूरिंग द ईयर कोई आग लग गई है, की ऑर्डर मैटर हो सकता है। अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, कोई एरिया जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट, इजी है कि कॉम्प्लेक्स है? इजी है। डेफर्ड टैक्स, अब है ये भी इजी है। अच्छा ये कह रहे इजी, ये कह रहे कॉम्प्लेक्स। इससे भी कंसेप्ट जहन में आ गया, क्या हो सकता है एक ही ऑडिटर एक कंपनी में वो रीवैल्यूएशन को की ऑर्डर मैटर कह दे, दूसरी कंपनी में ना कहे, ये वेरी करता है। हो सकता है 2020 का ऑडिट इसने किया, इसने कहा कि इंपेयरमेंट की ऑर्डर मैटर है। 2021 का ऑडिट इसने किया, इसने कहा ये की ऑर्डर मैटर नहीं है। क्यों? इसकी ग्रिप उस एरिया पे ज्यादा थी। तो उसका मतलब है ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है कौन सा मैटर की ऑर्डर मैटर है, कौन सा नहीं। तो किन चीजों को सामने रख के डिसाइड करेंगे हम कि की ऑर्डर मैटर है कि नहीं? नंबर 1 रिस्क, नंबर 2 सिग्निफिकेंट, का मतलब है ऐसे इवेंट जो हाई अमाउंट के हो, जो हाई अमाउंट के हो। फिर क्या? काउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, ऐसे एरियाज जो कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स एरिया की एग्जांपल दे दें। क्या रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉम्प्लेक्स है? नहीं, कोई तो कर दे कॉम्प्लेक्स, इतना नहीं आप एक्सपर्ट। लीजेस, लीजेस याद आ गया, कौन सा IFRS है? 16। और IFRS 15 कौन सा है? रेवेन्यू। 15 भी मुश्किल है, 16 भी मुश्किल है, आगे जो 17, 18 वगैरह है वो भी मुश्किल ही होंगे। ये की ऑर्डर मैटर है, कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हैं? इन पे हमारी ऑडिट एफर्ट्स ज्यादा लगे, ऐसे एरिया जिनमें ऑडिट एफर्ट्स ज्यादा लगे या जिनमें हम किसी एक्सपर्ट को एंगेज करें। भाई क्या हमें ऑडिट में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ सकती है जो ऑडिटर नहीं है? सोच के जवाब दें, अजीब सवाल है मेरा। क्या ऑडिट करते हुए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ सकती है जो ऑडिटर नहीं है? यस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पहला IT, लॉयर, वैल्यूअर, शाबाश शाबाश, ये कहां पढ़ा आपने? ये तो ICAP की एग्जांपल केस स्टडी की थी। प्रॉपर्टी वैल्यूअर, लॉयर, ये कहां पढ़ा लॉयर? ये तो ICAP की केस स्टडी की एग्जांपल थी। लॉयर हो, टैक्स एडवाइजर हो, IT एक्सपर्ट हो, और क्या एग्जांपल दी थी आपने? वैल्यूअर हो, ये सारे लोग ऑडिटर नहीं होते, लेकिन ऑडिटर की हेल्प। तो मुझे बताइए, ऑडिटर से हेल्प मांगेगा जब तो छोटे मोटे कामों में मांगेगा? नहीं, अहम कामों में तो वो भी की ऑर्डर मैटर हो सकते हैं। ये सारी निशानियां बता रहे हैं हम कि रिस्क वाला की ऑर्डर, बाकी अल्टीमेटली ऑडिटर का डिसीजन होगा। ये हो सकता है कि 10 एरिया में रिस्क हो लेकिन ऑर्डर के सिर्फ 2 की ऑर्डर मैटर हो सकता है। कंट्रोल इश्यूज, इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट इश्यूज आ जाएं। अब आप कहेंगे रिपोर्ट में तो हम लिखते ही नहीं है इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, ओपिनियन तो देते ही नहीं है। तो नहीं देते, सही बात है। तो यहां पे कंट्रोल की बात क्यों की उसने? क्योंकि की ऑर्डर मैटर में हम ओपिनियन नहीं दे रहे, ओपिनियन सेक्शन अलग होता है, की ऑर्डर मैटर सेक्शन अलग होता है। की ऑर्डर मैटर में जो चीजें आप डिस्क्राइब कर रहे हैं
उन पे हम ओपिनियन नहीं देते, उन पे हम सिर्फ बताते हैं हमने इसको वेरीफाई कैसे किया, प्रोसीजर बताते हैं, ओपिनियन नहीं देते अलग से। ओपिनियन रिपोर्ट में एक ही होगा, और किस जगह पे होगा? टॉप पे, ऊपर। समझे? तो कोई बड़ा इंटरनल कंट्रोल इशू आ गया हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी समझा आपने, लॉ में पढ़ा रिलेटेड पार्टीज क्या होते हैं? तो आसान कंसेप्ट था, मुश्किल था रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन? आसान था। तो सुनाए फिर डेफिनेशन क्या थी? आसान नहीं था, मुश्किल था। तो ये भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना मुश्किल, ये भी की ऑर्डर मैटर हो सकती है। और यूजर रेलिवेंस, अगर यूजर के लिए जो चीज अहम हो वो भी, ये बड़ी अजीब मिसाल, इसको हाईलाइट कर ले, इसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा कभी, लेकिन ये एग्जांपल ना डिफरेंट है बाकी एग्जांपल से। बाकी एग्जांपल में ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से की ऑर्डर मैटर डिसाइड हो रहा है, इस एग्जांपल में वो कह रहा है कि जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, यानी शेयर होल्डर्स, उनको भी सामने रखो। इस एग्जांपल को मैं कहीं एक पैराग्राफ है स्टैंडर्ड का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे बताइए, क्या ये समझ आ गया आपको? आप क्या मानते हैं, ज़हनी तौर पे कन्विंस्ड है कि ये सारे एरियाज ऐसे हैं जिनमें ऑडिटर को रूटीन से ज्यादा काम करना पड़ता है, ये फैक्टर्स ऐसे हैं, ये फैक्टर्स ऐसे, ओके। अब प्रैक्टिस में गैस करें, जो ऑडिटर डिसाइड करते हैं कि कोई मैटर की ऑर्डर मैटर है कि नहीं, कैसे डिसाइड करते हैं? इन फैक्टर्स को सामने रख के। प्रैक्टिस के अंदर ऑडिटर जब डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैटर की ऑर्डर मैटर है, कौन सा नहीं, तो कैसे डिसाइड करते हैं भला? कौन बताता है उनको? कोई नहीं बताता, वो खुद डिसाइड करते हैं, वो ये चीजें देख के फैसला करते हैं। प्रैक्टिस के ऑडिटर कैसे डिसाइड करते हैं कि मैटर की ऑर्डर मैटर आना है कि नहीं? एग्जाम में स्टूडेंट कैसे डिसाइड करता है कि ऑर्डर मैटर आना है कि नहीं? ये स्टूडेंट के लिए अहम है, ये प्रैक्टिशनर के लिए है। अगर आप देखें तो ये वैसे लिस्ट इसी को एक्सप्लेन करी, उसी की एग्जांपल है, तो इनडायरेक्टली आपको कुछ जगह पे रिलेशन नजर आएगा भी, लेकिन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज्यादा अहम क्या है? तो जरा एक दफा एग्जांपल पढ़ ले और मुझे बताएं, अगर किसी केस स्टडी के अंदर ये एरिया आ गए तो क्या आप की ऑर्डर मैटर लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे? भाई बताएं, किसी केस स्टडी के अंदर उसने अगर कहा रेवेन्यू है, की ऑर्डर मैटर में मेंशन करेंगे कि नहीं? उसने कहा गुडविल है, इनटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड हुए हैं, डेफर टैक्स है, की ऑर्डर मैटर में आएंगे कि नहीं? सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछे, क्या ये एरिया वेरीफाई करना इजी है कि डिफिकल्ट? तो की ऑर्डर मैटर आ गया, सिग्निफिकेंट हो गया। गुडविल सिग्निफिकेंट एरिया होता है कि छोटा मोटा? इनटेंजिबल, डेफर टैक्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, इंपेयरमेंट, जिसने कहा ना छोटा मोटा एरिया जिस जगह पे, तो मैं एक दो छोटे छोटे सवाल फिर उससे पूछ लूंगा। फाइनेंशियल लायबिलिटीज यानी पेंशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस चेंजेस, जैसे किसी सब्सिडरी को एक्वायर किया, डिस्पोज किया, किसी को बिजनेस को एक्वायर किया, कैलकुलेटर परचेज किया, हाँ पहले सिग्निफिकेंट बोलने लगा था, इंटरेस्ट चार्जेस पे किए, ये नहीं सिग्निफिकेंट, ये छोटा सा आ रहा है, कैलकुलेशन करे एक स्टेप में वेरीफाई हो जाता है, ये लोन है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये नहीं है, ठीक है? ये मुश्किल वाले एरिया है। रिपेयर एक्सपेंस इनसिग्निफिकेंट, वो नहीं किया ऑर्डर में लिखना। लीगल केसेस, एफबीआर के साथ टैक्स के डिस्प्यूट चल रहे हैं, रिलेटेड पार्टीज, ठीक है? अच्छा, बाकी एंड में ना ये एक जनरल लाइन है, इस समझे, इसको इंटरप्रिटेशन क्या है इसके? वो कहता है ये सारे एरियाज तो जहां पे आगे केस स्टडी के अंदर आपने बोलना है सिग्निफिकेंट है और की ऑर्डर मैटर, लेकिन याद रखें इसके अलावा भी कुछ एरियाज हैं जो की ऑर्डर मैटर हो, क्योंकि केस टू केस वेरी करता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूं, क्लासिक एग्जांपल। नॉर्मली अगर पूरे का पूरा बिजनेस कोई आप खरीदे ना, या पूरे का पूरा बिजनेस सब्सिडरी बेचे,
तो वो तो की ऑर्डर मैटर है, लेकिन अगर कोई सिंगल एसेट बाय करे या सेल करे ना, वो की ऑर्डर मैटर नहीं है, समझ रहे? Yes, sir. लेकिन अगर एक बिजनेस अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करे और वो अपने बहुत से जनरेटर बेच दे कि सोलर पे शिफ्ट करना है, अब जनरेटर की जरूरत नहीं है, नॉर्मली नहीं इतने ज्यादा डिस्पोजल होती, सिंगल एसेट की डिस्पोजल तो चले नॉर्मल है, लेकिन बहुत से, अब बताएं क्या डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स जो नॉर्मली की ऑर्डर मैटर नहीं आता, इस स्पेसिफिक केस में वो मोस्ट सिग्निफिकेंट के तौर पे आ सकता है कि नहीं? डन जी। अच्छा, में ना एक दफा क्वेश्चन आ गया था, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अदर एरियाज में थोड़ा सा फैक्ट्स को चेंज करके बता रहा हूं। एग्जाम में उसने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट नॉर्मली सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन बैंक के केस में ना, बैंक्स के केस में उनका तो काम ही यही होता है लोन देना, तो उन्होंने ना प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की, मतलब समझे प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैंक की प्रोविजन फॉर बैड डेट आम कंपनी की प्रोविजन से कई गुना ज्यादा होती, तो उसने कहा एक कंपनी है उसकी हाई अमाउंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, मेजर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट हाई है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया है और सिग्निफिकेंट है करंट ईयर में, बताइए ये की ऑर्डर मैटर हो सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट ने कहा लिस्ट में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, तो क्या जवाब दे दिया? नहीं हो सकती। रट्टा, बिल्कुल, मतलब रट्टा लगाना चाहिए लेकिन बिल्कुल भी नहीं। यहां पे की ऑर्डर मैटर क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो कंडीशन पूरी करवा रहा है। देखिए एक होती है डेफिनेशन, एक होती है एग्जाम्पल। डेफिनेशन ज्यादा अहम है या एग्जाम्पल? डेफिनेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल ज्यादा अहम है, लेकिन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन, प्रैक्टिस में डेफिनेशन और फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड करते हैं। अब एग्जाम में वो डेफिनेशन पूरी करवा दी उसने, लेकिन एग्जाम्पल में वो चीज नहीं थी, तो बताइए वो स्टूडेंट को की ऑर्डर मैटर रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। ये बात समझ, इसलिए लिखा हुआ है कि अगर क्राइटेरिया पूरा करा देना आई कैप, तो कोई भी चीज की ऑर्डर मैटर हो सकती है। अगर आई कैप केस स्टडी के अंदर कह दे कि ये सिग्निफिकेंट है, अगर आई कैप केस स्टडी के अंदर कह दे कि ये दो चाबी दोनों से कम्युनिकेट किया है, तो फिर इसके अलावा भी अगर कोई और एरिया हुआ ना, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जैसे जो है वो अभी एग्जांपल हमने शेयर की प्रोविजन फॉर बैड, वो भी फिर की ऑर्डर मैटर हो सकता है। डन जी। तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है की ऑर्डर मैटर सेक्शन कब आएगा कब नहीं आएगा। हमने सीखा है की ऑर्डर मैटर जब डिसाइड करना है कौन से फैक्टर सामने रखने हैं और एग्जांपल्स क्या होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब सिचुएशन थोड़ी समझने कंसेप्ट है, आगे चलते हैं। कह रहा आपने फैसला कर लिया कि की ऑर्डर, पहले फैसला किया की ऑर्डर मैटर सेक्शन आना है कि नहीं आना, डन। दूसरा फैसला क्या किया कि कौन कौन से मैटर्स की ऑर्डर मैटर में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, डिसाइड कर लिया कि ऑर्डर मैटर सेक्शन आएगा। ओके, ये 3 मैटर है की ऑर्डर मैटर में आएगा, डन। जैसे बताएं कौन से वाला की ऑर्डर मैटर? रेवेन्यू, डेफर्ड टैक्स, रीवैल्यूएशन। अब अगला सवाल क्या भला, ये तो फैसला कर लिया कि ये जो रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट है ना, ये की ऑर्डर मैटर है, रिपोर्ट में आना है। कैसे, इसको लिखना कैसे है, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे हो, इसको प्रेजेंट कैसे करना? तो सुन ले, किसी भी मैटर को, चाहे रीवैल्यूएशन हो, चाहे डेफर्ड टैक्स हो, चाहे रेवेन्यू हो, कोई भी हो, किसी भी मैटर को जब आपने रिपोर्ट में की ऑर्डर मैटर के तौर पे प्रेजेंट करना है ना, तो 3 चीजें प्रेजेंट करनी है, व्हाट, व्हाई, हाउ। कितनी चीजें प्रेजेंट करनी है? कौन कौन सी? व्हाट, व्हाई, हाउ। किसी भी की ऑर्डर मैटर को रिपोर्ट में प्रेजेंट करना है 3 चीजें, व्हाट, व्हाई, हाउ। अब आइए जरा ये डिस्कस कर लेते हैं, ये व्हाट क्या है, ये व्हाई क्या है, ये हाउ क्या है। ठीक है, कह रहा है कम्युनिकेट, ये वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं हम, कम्युनिकेटिंग की ऑर्डर मैटर्स इन रिपोर्ट।
कह रहा है लोकेशन रिपोर्ट के अंदर आएगी, की ऑर्डर मैटर कहाँ आएगा रिपोर्ट के अंदर, ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन से पहले के बाद में, बाद में। स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने 3 हेडिंग देनी है, व्हाट, व्हाई, 3 चीजें लिखनी है। कितनी चीजें लिखनी है, हर की ऑर्डर मैटर में आपने रिपोर्ट में 3 चीजें बतानी है। व्हाट का मतलब क्या है, कौन सा मैटर है जिसको की ऑर्डर मैटर आपने बोला, रीवैल्यूएशन है या इंपेयरमेंट है, व्हाट, व्हाई, रीजन, क्यों आप इसको की ऑर्डर मैटर कह रहे हैं। रीजन पता है क्या हुआ करेगी, फैक्टर्स, इनमें से कोई एक। कभी कहेगा अमाउंट ज्यादा थी, सिग्निफिकेंट था इस वजह से, कभी कहेगा रिस्क ज्यादा था, कभी कहेगा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है। और फिर क्या है वाई, हाउ, हाउ का मतलब हाउ एड्रेस, आपने इसकी ऑर्डर मैटर को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या लिखा जाएगा, इसकी ऑर्डर मैटर को एड्रेस करने के लिए वो लिखना है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि कैसे वेरीफाई किया आपने, रिस्पॉन्स को एक्शन भी कहते हैं, रिस्पॉन्स भी कहते हैं, क्या प्रोसीजर आउटकम या ऑब्जर्वेशन था, डन। लेकिन एक चीज हमें रखेगा, आपने प्रोसीजर लिखने हैं, प्रोसीजर लिखते लिखते कहीं जज्बाती हो के ओपिनियन ना लिख दीजिएगा कि की ऑर्डर मैटर में ओपिनियन भी लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, की ऑर्डर मैटर में ओपिनियन नहीं आएगा, ओपिनियन तो ऊपर ही आएगा। ये ना समझिएगा की ऑर्डर मैटर में अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे, की ऑर्डर मैटर में प्रोसीजर्स लिखने हैं, ओपिनियन नहीं लिखने। स्टैंडर्ड कहता है हम इसे ऑडिट में गुनाह कबीरा समझते हैं, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, असल में नहीं, मिसाल के तौर पे क्या, कि आपकी ऑडिट मैटर सेक्शन में ओपिनियन वाले अल्फाज लिख दें। सीफा पे केस स्टडी आई थी, उसने की ऑडिट मैटर में सेक्शन में लिख दिया था क्या, मिलती जुलती बात, कि वी हैव वेरीफाइड दीज एरियाज एंड दीज एरियाज गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, की ऑर्डर मैटर सेक्शन के अंदर ये लिख दिया ट्रू एंड फेयर व्यू। उसने कहा निकालो गलती, गलती थी क्या नहीं गलती, क्या गलती थी, ओपिनियन वाले अल्फाज की ऑर्डर मैटर में तो ना लिखो। तो यहां पे यही कह रहा है कि नो सेपरेट ओपिनियन ऑन की ऑर्डर मैटर्स का मतलब क्या है, जो ओपिनियन वाले अल्फाज हैं की ऑर्डर मैटर में नहीं लिखने, तो की ऑर्डर मैटर में क्या लिखना है, 3 चीज। खास तौर पे जब एडवर्स ओपिनियन दिया जा रहा होगा तब तो खास तौर पे कोई ऐसा मुशाबिहत वाला लफ्ज भी नहीं लिखना की ऑर्डर मैटर में जिसकी ओपिनियन से मुशाबहत हो, समझ रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन तो अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ, सीखा हमने सिर्फ ये अभी तक की डिस्कशन में कि की ऑर्डर मैटर में हमने 3 चीजें लिखनी है, व्हाट यानी क्या, कौन सा एरिया, व्हाई जस्टिफिकेशन, क्यों इसको की ऑर्डर मैटर समझा आपने, हाउ एड्रेस, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करके वेरीफाई किया, और क्या 3 चीजें तो ये हो गई जो कि ऑर्डर मैटर में आनी है। तो क्या चीज नहीं आनी, ओपिनियन की वर्डिंग इसमें नहीं आनी, किसी सूरत में भी नहीं आनी, खासतौर पर एडवर्स ओपिनियन में तो खास तौर पर नहीं। ठीक है, जैसे झूठ किसी सूरत में भी नहीं बोलना चाहिए, और रोजा रख के तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मूवी जो है वो नहीं देखनी चाहिए, एग्जाम में तो हो, हाँ, बिल्कुल भी नहीं रहे। शाबाश, समझ गया कंसेप्ट, समझ गया। ये कम्युनिकेशन वाली बात समझ आ गई, नहीं अभी नहीं समझ आई। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहली ऑप्शन तो ये है कि 10 मिनट लगा के बाकी का लेक्चर भी निपटा लें, दूसरी ऑप्शन ये कि अभी जो पढ़ा है इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें। वैसे आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चीज हमने पढ़ ली है, वो क्या है, एग्जाम्पल्स। बाकी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चले बाद में सही, वो कल परसों कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं एक एग्जाम्पल दें, ये समझिए, बल्कि छोड़े एग्जाम्पल, वो रिपोर्ट निकाल लें। मैं पहले आपको किताब में से पढ़ाने लगा था, दिखाने लगा था एग्जाम्पल, किताब में भी क्या मैटर की एग्जाम्पल है, वो किधर भला है ये। फिर मुझे याद आ गया हमारे पास तो एक रिपोर्ट प्रैक्टिकल पड़ी हुई है, तो क्यों ना आपको प्रैक्टिकल रिपोर्ट में से इसका फॉर्मेट दिखा दे, क्या कहते हैं आप, दिखा देंगे, रहने दें, याद है ना। ये देखें,
ये की ऑर्डर मैटर। और जरा मुझे पढ़ के बताएं, सबसे पहले देखते हैं ये इसने असूल पूरे किए कि नहीं। क्या रिपोर्ट के अंदर उसने हेडिंग दिया की ऑर्डर मैटर की? उसके बाद ये उसने डेफिनेशन दिया किया। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ये की ऑर्डर मैटर की डेफिनेशन ही है। जरा पढ़ लें सवाब की नीयत से। सवाब क्यों? क्योंकि इसको पढ़ के हम रिज़्क़ हलाल कमाने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। की ऑर्डर मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट, यानी ऑर्डर कह रहे हैं ये मैं डिसाइड करूंगा कौन सा मैटर की ऑर्डर मैटर है, मुझे मैनेजमेंट नहीं बताएगी, मुझे शेयर होल्डर नहीं बताएगा। दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन आवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। करंट समझ आया? फिर उसने कहा दोज मैटर्स वर एड्रेस्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर ऑडिट। मैं कह रहा हूं मैटर्स मैंने एड्रेस कर ली हैं, मैंने प्रोसीजर परफॉर्म कर ली है, ठीक है। और फिर ये खास तौर पे ये क्या कह रहा है? एंड वी डू नॉट प्रोवाइड ए सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। ये क्या कह रहा है? हाँ, की ऑर्डर मैटर में मैं ओपिनियन वाले अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। इसको ये ना समझेगा कि ये ओपिनियन नहीं, ओपिनियन एक ही है। वो कौन है? ऊपर है, ठीक है। अब ये देखिए की ऑर्डर मैटर, ये आ गया हेडिंग, ये है व्हाट इज की ऑर्डर मैटर। ये वाला पैराग्राफ क्या है? ये जो पैराग्राफ है ना, ये है व्हाट। ये यहां से लेके ये सारा ये क्या है? व्हाट एक्सप्लेन कर रहा है कि की ऑर्डर मैटर है क्या। परेशान ना हो, एग्जाम में आपने इतना नहीं लिखना होगा। ये नीचे वाला पैराग्राफ क्या है? व्हाई वी कंसीडर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज ए की ऑर्डर मैटर ड्यू टू रेवेन्यू बीइंग वन ऑफ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये केपीआई है, बहुत अहम है। इन एडिशन वाज आल्सो एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क। वही फैक्टर आ गया ना। हाँ, कह रहा है ये रिस्क भी ज्यादा और इसकी केपीआई का मतलब इसकी अमाउंट भी ज्यादा। और फिर ये क्या लिख रहा है? ये हाउ, ये व्हाट, ये व्हाई, ये हाउ। प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा, अभी आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं। कोई अंदाजा हो जाए आपको कि ड्राफ्ट कैसे होता है, ठीक है। ड्राफ्ट कैसे होता है, ठीक है। जैसे जो बच्चा होता है ना, बच्चा वो बोल रहा होता है, जो सीख रहा होता है, उसको पता नहीं होता ये मैं जो सीख रहा हूँ ये कौन सी जुबान है, ये उर्दू है, ये इंग्लिश है, ये उसको नहीं पता होता। उसने कोई वो ग्रामर के रूल भी नहीं पढ़े होते। लेकिन क्या होता है, ऐसे देखते सुनते बोलते 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 एक दिन अचानक ही वो खुद भी बोलना शुरू हो जाता है। हालांकि किसी ने उसे उर्दू सिखाई। ज़बान सीखने का यही तरीका नहीं है। ये 14, 15, 16 साल हमें अंग्रेज़ी की किताबें लगा देते हैं, ये अंग्रेज़ी ए, अंग्रेज़ी बी, पता नहीं क्या क्या। ये तरीका ऐसे नहीं सीखा। और गोरों ने ऐसे ज़बान सीखी अपनी। ये टाइम ज़ाया करने के तरीके होते हैं जो हमने ईजाद किए हैं, मैं नहीं और मेरे जैसे कुछ लोग, बड़ी मेहनत से, ठीक है, ताकि आप गलत साइड पे चले। हमारे पास पढ़ने के लिए जितनी ज़्यादा किताबें होंगी उतने ज़्यादा उस्ताद, समझे? तो बात छोड़े इसको। तो बता ये रहा था, प्रोसीजर सिखा नहीं रहा, लेकिन आपको कह रहा हूं पढ़ते जाएं, पढ़ते एक दिन अचानक ही आप कहेंगे सर अब हमें समझ आना शुरू हो गए। तो पढ़ेंगे जी, पक्की बात है। चलिए जी, आज का लेक्चर। अच्छा, वैसे कोशिश कीजिएगा कि चीट शीट को पढ़ लें। शायद 2-4 क्वेश्चन आप ना कर सकें, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन चीट शीट में आप कर लेंगे। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।